गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट गैप। क्विकली देखो गाइस, सिग्निफिकेंट गैप क्या होता है। आपने कई बार देखा है मार्केट में कि जैसे निफ्टी जैसे ओपन होता है 100 150 पॉइंट ऊपर चल रहा होता है। कई बार देखा है आप लोगों ने मार्केट में, कभी कभी कोई स्टॉक्स देखना जो ओपन होते ही 7 8% चल रहा होता है, राइट। इसका जो सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि प्री मार्केट आवर्स में बड़े ऑर्डर्स लगे होते हैं। ठीक है, प्री मार्केट आवर्स में ही बड़े ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं। जैसे आपको पता है कि एच निफ्टी है, उसके थ्रू ही एनआरआई जितने भी बाहर के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं मार्केट में प्लेस करते हैं ऑर्डर। तो एच निफ्टी तो मॉर्निंग 8 बजे ओपन हो जाता है। तो बाहर के बंदे जब इंडियन स्टॉक मार्केट में प्री मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो अगर मान लीजिए उन्होंने किसी ऑर्डर को बाय करना है, तो वो जैसे ही मार्केट में पैसा लगाएंगे, मार्केट एक बार के लिए हैवी डिमांड में आएगा। उस पर्टिकुलर स्टॉक की बात कर लो या कभी कभी मार्केट की बात करो, क्योंकि मेनली हमने निफ्टी बैंक निफ्टी में देखा ही थी। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट गैप क्या होता है। ये जो गैप होता है ये फॉर्म होता है ड्यू टू एडिशनल बाइंग इन द प्री मार्केट आवर्स। ठीक है, ये होता है गैप ऑफ ओपनिंग आफ्टर ए बेस कैंडल शोज बुल बुन द फाइट। मतलब कि जैसे ही मार्केट गैप अप खुलता है, तो इसका मतलब ये है कि बायर्स थोड़े पावरफुल में है, अगर गैप डाउन खुलता है तो सेलर्स थोड़े से पावरफुल में है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके एक सिंपल लाइन में मतलब की, तो वो होगा इट मींस देयर आर डिफरेंस ऑफ द गैप बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, और ये गैप की कैंडल क्यों फॉर्म होती है, क्योंकि प्री ओपनिंग मार्केट में वहां पे बायर्स होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक को खरीदने के लिए मार्केट में पैसा डालना स्टार्ट कर देते हैं। इसी कारण कई बार हम स्टॉक में और निफ्टी और बैंक निफ्टी में गैप अप और गैप डाउन देखते हैं। फॉर्म कैसे होते हैं वो थोड़ा सा सीख लेते हैं। इसका एक फॉर्मूला है, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे आपको, ताकि आपको इजी रहेगा बताने के लिए। ये होगा सिग्निफिकेंट गैप प्लस बेस कैंडल इक्वल टू एक्साइटिंग कैंडल। अब मैं आपको कुछ चार्ट ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि चार्ट पे कैसे दिखेंगे। मान लीजिए ये मेरे पास में एक लैगिंग कैंडल, यहाँ पे बनी एक बेस कैंडल। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ गाइस, कि मार्केट या पर्टिकुलर कोई स्टॉक गैप अप ओपन हो गया। ठीक है, और वो क्लोज हो गया यहाँ पे एक ग्रीन कलर की कैंडल के साथ। ठीक है, तो ये जो गैप है इस कैंडल से इस कैंडल के बीच का, इसे हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट गैप, ये वाला। और उसके बाद में मुझे मिली बेस कैंडल, तो हम इस पूरे फॉर्मेशन को बोलेंगे एक्साइटिंग कैंडल। कैसे, मान लीजिए ये स्टॉक गैप अप ना खुल के नॉर्मल वैसे ही खुलता है जैसे सारे स्टॉक्स खुलते हैं। मान लीजिए कैंडल खुलती है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इस कैंडल का फॉर्मेशन ऐसे है। कैन आई सी दैट। अगर नॉर्मल अगर मैं बात करूँ इस कैंडल के बारे में, तो क्या ये ऐसे फॉर्म होती है। अभी भी ऑडियो नहीं आ रही क्या आप लोगों को, वुड प्लीज कंफर्म। आ रही है ना, ठीक है। मतलब कि मार्केट डाउन आ रहा था, बेस कैंडल बनी, नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ। ओपन होने के बाद में एक बेस कैंडल बन गई, फॉर एन एग्जांपल। अब जरूरी नहीं है कि बेस कैंडल ही बने, वो मैं सारे के सारे जितने भी इसके अंदर टर्म्स आएंगे वो मैं सब सिखाऊंगा। पहले मैं टर्म्स की बात करता हूँ कि नेक्स्ट डे मार्केट ने एक बेस कैंडल फॉर्म कर दी ग्रीन कलर की। ठीक है, तो
इन दोनों के बीच में जो गैप है इसे हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट गैप। सिग्निफिकेंट गैप के बाद में ये बनी है बेस कैंडल, तो इसे हम बेस कैंडल बोलेंगे। तो इन गैप को, सिग्निफिकेंट गैप को मर्ज करके इसे हम बोलेंगे एक्साइटिंग कैंडल। किसको बोलेंगे? ये जो बेस कैंडल है इसको बोलेंगे हम एक्साइटिंग कैंडल। क्योंकि अगर मैं बात करता, अगर ये स्टॉक नॉर्मल ही खुलता इस पॉइंट पे, तो इसकी फॉर्मेशन कहीं ना कहीं ऐसे ही बनती। ठीक है, इस यहां तक क्लियर है आप लोगों को? मतलब कि कुल मिला के बात ये है कि इस कैंडल को बना के मैंने ये दिखा दिया कि ये गैप कैसे फिल होता। सिंपल, इन वेरी सिंपल लाइन। ठीक है। सेकंड केस में रखता हूं कि मान लीजिए ये कैंडल इस वाली से भी ऊपर जाके क्लोज हो गई। यार, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि मेरी जो कैंडल का साइज होगा वो कितना बड़ा होगा, लाइक दिस। तो पहली वाली जो कैंडल थी वो थी एक्साइटिंग, और ये वाली जो कैंडल है वो है एक्सप्लोसिव। ठीक है गाइस। अब मैं थर्ड सिनेरियो लेके आता हूँ। अब मान लीजिए इस बेस कैंडल के बाद में एक ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म हो गई, और उसके नेक्स्ट डे भी एक ग्रीन कलर की एक्साइटिंग कैंडल फॉर्म हो गई। तो कहीं ना कहीं इसको हम एक्साइटिंग कैंडल बोलेंगे, लाइक दिस। अगर मैं इस गैप को फुलफिल करूं तो ऐसी ही कैंडल बनेगी, राइट? तो मेरे पास में यहाँ पे कितनी कैंडल्स हैं, कोई बता सकता है कितनी लेग आउट है? मेरे पास में कितनी लेग आउट कैंडल्स हैं? दो। अब कोशिश करो ऐसे बताने की। अगर आपके पास में कोई चार्ट पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है तो वहां पे आप कितनी लेग आउट कैंडल काउंट करोगे? यस, दो आपको काउंट करनी है। अब मार्किंग देखो कैसे होगी। देखो गाइस, इसमें दो तरीके की मार्किंग होगी। ठीक है। मैं दोनों मार्किंग करके बता रहा हूँ, लेना कैसे है वो सब बात का पार्ट है, तो उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा, क्योंकि मेरे को पता है कि ये कब चीज बतानी है। 8th क्लास के बाद में बताऊंगा मैं आपको ये चीज। ठीक है। अभी सिंपल मार्किंग, जब भी आपको कोई ऐसा पैटर्न मिले, अब आपको दो तरह के पैटर्न मिलेंगे। एक पैटर्न ये वाला मिलेगा आपको, और दूसरा जो पैटर्न मिलेगा आपको वो मिलेगा लाइक में, मैक्सिमम सिनेरियो पे। ठीक है। तो आपको इसकी मार्किंग कैसे करनी है? इसकी तो एज यूजल ही होगी, हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल। अगर मान लीजिए सिंगल कैंडल है तो विक टू विक मार्क करना है, अगर मल्टीपल कैंडल है तो बॉडी टू विक मार्क करना है। ठीक है। मान लीजिए मैं एक बार बॉडी टू विक मार्क कर रहा हूँ, और लोएस्ट विक ऑफ द एंटायर जोन। सिंपल। इस वाले केस के अंदर क्या करना है आपको? आपको सबसे पहले अपनी प्रॉक्सिमल लाइन यहाँ रखनी है, और डिजिटल लाइन यहाँ रखनी है, और फिर आपको एक प्रॉक्सिमल लाइन यहाँ रखनी है, और अपनी डिजिटल लाइन रखनी है यहाँ पे। मतलब आपके सामने जब भी ऐसा केस होगा तो हम दो डिमांड जोन मार्क करेंगे, और जब ऐसा केस होगा तो सिंगल डिमांड जोन मार्क होगा। आपको सिर्फ मार्किंग करनी है। आगे जाके इस चीज को भी मैं रिफाइन करूंगा कि एग्जिट पॉइंट कहाँ है मार्किंग का। अभी तक हम जितने भी पैटर्न्स के जोन मार्क करते हुए आ रहे हैं, हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल, लोएस्ट विक ऑफ द एंटायर जोन, इन सबको आगे जाके रिफाइन करके एक सिंपल लाइन बोलूंगा, उस सिंपल लाइन पे ही हमें फोकस करना होगा बस। क्योंकि किसी भी कॉन्सेप्ट को जानने से पहले उसका बेस क्लियर होना पड़ता है, इसलिए मैं आपको बेस अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ताकि जब हम रिफाइनरी पे जाए तो चीजें इजीली समझ में आए। ठीक है। आपको जोन ऐसे ही मार्क करना है। अब ये सेम केस हो सकता है गाइस, आरबीआर पैटर्न में हो, राइट? आरबीआर पैटर्न का मतलब कि प्राइस कंटिन्यूसली अप जा रही है। जैसे मान लीजिए प्राइस अप जा रही है, यहाँ बेस कैंडल बन गई, फिर यहाँ पे एक बेस कैंडल बन गई। तो यहाँ पे क्या हुआ? सिग्निफिकेंट गैप प्लस बेस कैंडल। तो ये जो मेरी कैंडल होगी ये कैसी कैंडल होगी? एक्साइटिंग कैंडल। तो मेरी जोन की मार्किंग होगी लाइक दिस। ठीक है। पहली मेरी जोन की मार्किंग ऐसे होगी, सेकंड मेरी सेम वैसे। मतलब कि जो ये सेम मैंने पैटर्न मार्क किया है सेम इसके अंदर मार्क होगा। ठीक है। अभी हम सिर्फ मार्किंग पे फोकस कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ, ये है डिमांड जोन की बात। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सप्लाई जोन की। सप्लाई जोन में क्या करना है? सेम इसका उल्टा होगा। कि मान लीजिए प्राइस कोई ऊपर जा रही है,
यहाँ पे मेरे पास में कोई बेस कैंडल है, प्राइस हो गई ये बताओ। तो एक हिसाब से कोई बताए मुझे कि इस कैंडल को हम क्या बोलेंगे। और बात आपने फिर वही क्वेश्चन बेस किया कि जो मैंने क्लास में आपको क्या बोला था, नो बडी विल आस्क कि हमें कौन सा जोन मार्क करना है, क्यों मार्क करना है। ऐसे ही टोल्ड यू कि मैं ये चीज को रिफाइन करूंगा, अभी मैं बता के क्या करूंगा वो कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आएगा आप लोगों को। कुछ चीजें उस क्लास के लिए छोड़ दो जहां वो फिट बैठती है, राइट। वरना टेस्ट खराब हो जाता है, हर चीज का एक टेस्ट होता है, चाहे वो कोर्स हो चाहे कुछ भी हो, तो वो चीज खराब हो जाएगी। जब भी मैंने स्टार्टिंग में ही पहले बोल दिया था कि नो बडी विल आस्क कि हम ये वाला जोन क्यों मार्क कर रहे हैं, ये क्यों, क्योंकि इसका जो पॉइंट है ये बेसिक आपके दिमाग में डालने के लिए है। क्योंकि वीकेंड आ रहा है और 5 दिन आपके प्रैक्टिस सेशन होंगे, तो आपको ये चीजें चार्ट पे देखनी है। ठीक है। नेक्स्ट सेशन में जब, क्योंकि आप जब तक देखोगे नहीं तो आपके पास में इश्यूज कहाँ से आएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इश्यूज इकट्ठा करें। ठीक है। फिर उसका मैं सॉल्व सॉल्व करूंगा तो आपको वो चीजें अच्छी तरीके से आएंगी। कभी कभी इंस्ट्रक्टर को क्या करना पड़ता है, कुछ चीजें जानबूझकर एक ऐसा इशू क्रिएट करना पड़ता है ताकि हम भी तो देखें कि कौन कौन ये इशू फाइंड आउट कर पा रहा है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को इस क्लास में किसी की परफॉर्मेंस चेक करनी हो ना, वो मेरे को अच्छे तरीके से पता है कैसे चेक करनी है ना, मुझे बोलना है। मुझे इतना पता है कि ड्यूरिंग द क्लास कहाँ पे मुझे एक ऐसा वर्ड छोड़ देना है, जब मैं नेक्स्ट सेशन लूं तो उसमें जो बंदा वो क्वेश्चन पूछेगा तो वहीं से मेरे दिमाग में क्लिक हो जाती है कि यस, ही इज लर्निंग, राइट। तो वही वाली बात है कि जो मैंने यहाँ पे आपको मार्क कराया, मैं अभी मैंने क्या बोला था कि सिर्फ हम मार्किंग ही सीख रहे हैं, कौन सा जोन लेना है, कौन सा क्या लेना है, ये सब आगे वाला सेशन का पार्ट है। अगर मैं चाहूँ तो 2 क्लास खत्म करके सिंपल सा बोल दूं कि गाइस हमें ओरिजिन पे फोकस करना है, तो ये जो हमने 3 क्लास ली है ना, ये एक ही क्लास में कन्वर्ट हो जाएगी। बट मैं चाह रहा हूँ कि चीजों का, कोई भी चीजों पे जाने के लिए सबसे पहले हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए, राइट। तो आगे जाके हम मार्क तो इसी को करेंगे, बट मैं इसके पीछे का रीजन कैसे दूंगा आपको। अभी दे दूंगा तो वो एकदम ऊपर से जाएगा, बाद में दूंगा तो वो अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि उससे पहले कुछ डाउट्स आपके भी मन में आएंगे, चीजें आएगी प्रैक्टिस के दौरान। और मैं चाहता हूँ कि वो चीजें मेरे सामने आएगी, तो फिर उस चीज का बताने का मजा अलग है। सिंपल सी बात है, खाने से पहले आइसक्रीम खाओगे तो खाने का मजा नहीं है, खाने के बाद आइसक्रीम खाओगे तो पूरे खाने का मजा है, राइट। तो इस बेस कैंडल को हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव कैंडल, क्योंकि हम बोलते हैं कि सिग्निफिकेंट गैप प्लस बेस कैंडल, दिस इज कॉल्ड एक्साइटिंग कैंडल या एक्सक्लूसिव कैंडल। ठीक है। सेम अगर हो सकता है कि नेक्स्ट डे यहाँ पे भी एक रेड कलर की कैंडल बन जाए, तो ऐसे केस के अंदर हमें मार्किंग कैसे करनी है, लाइक दिस। पहली मार्किंग, क्योंकि हमें अभी सिर्फ मार्किंग पे फोकस करना है, लॉजिक में बाद में देने वाला हूँ उस चीज का आपको। क्योंकि अभी लॉजिक दे दिया तो आप इसको भी भूल जाएंगे, या इस चीज पे फोकस करेंगे, या फिर इसको भूल जाएंगे और इस चीज पे फोकस करेंगे। मैं चाहता हूँ कि दोनों का एक लॉजिक दूं कि उस टाइम पे हमें कैसे डिसीजन लेने होंगे, राइट। और 5 डेज में हो सकता है कि मान लीजिए आपने कोई जोन मार्क किया, है ना, मान लीजिए आपने कोई जोन मार्क किया और ये टूट गया, तो आपका इश्यू नहीं आएगा मेरे पास में कि सर ये क्यों टूटा। तो मैं तो खुद चाहता हूँ ना कि आप कोई ऐसा जोन मार्क करे जो लाइव क्लास में टूटे, ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ उस चीज के बारे में। क्योंकि चार्ट पे जितने डिमांड जोन है सब थोड़ी काम करते हैं, हम तो उन्हीं पैटर्न्स को पढ़ेंगे जो काम करते हैं, बट डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते हम। ठीक है। तो अब मैं करता हूँ कुछ एग्जाम्पल की बात कि हमें कैसे चार्ट में मिलेंगे ये चीजें। ये देखो, क्या आपको कहीं बेस कैंडल के बाद में कोई बेस कैंडल दिख रही है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि 1 2 3 4 5 बेस कैंडल। ठीक है। उसके बाद में ये जो कैंडल है क्या है, ये वैसे तो बेस कैंडल है क्योंकि बिग पार्ट ज्यादा है, और वैसे क्या है ये, एक्सक्लूसिव कैंडल। क्योंकि कहीं ना कहीं इस कैंडल का फॉर्मेशन अगर यहाँ से स्टार्ट होता तो हमारे पास में यहाँ तक की बॉडी बनने के चांसेस थे। अगर तो ये बेस कैंडल है तो एक हिसाब से ये एक्साइटिंग कैंडल। ठीक है। तो आपको ऐसे जोन मार्क करना है, लाइक दिस।
यहाँ तक क्लियर है गाइस आप लोगों को? अब एक केस और मैं बताता हूँ आपको कि मान लीजिए गाइस आपके पास में ये बेस कैंडल ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या हुआ कि बायर्स इतने पावरफुल थे कि यहाँ पे एक्साइटिंग कैंडल बन गई। तो बताओ क्या वो फॉर्मूला सेट होता है? अगर मैं बात करूँ गाइस, आई एम सॉरी आई वाज ऑन म्यूट बाय मिस्टेक। अगर मान लीजिए कुणाल ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया, मैं इसे कह रहा था कि जब मैं किसी नए कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं तो किसी भी कैंडिडेट का आंसर नहीं आया कि डीबीआर पैटर्न होगा सर, कुणाल को छोड़ के। क्यों? क्योंकि हम पुराने को भूल जाते हैं। साफ साफ आपको डीबीआर नहीं लग रहा है यहाँ से? अगर मैं बात करूं इस कैंडल की, इस फॉर्म की, तो कैंडल ऐसी बनी है, तो क्या ये मेरा डीबीआर पैटर्न नहीं है? बताएं आप लोग, है ना? तो आपका फोकस करंट क्लास में था, आई अग्री। बट आपने थोड़ा सा, अगर आप इसको देखते, मैंने यही बोला था कि मान लीजिए इस बेस कैंडल के बाद में मेरे पास में एक्साइटिंग कैंडल है, तो अब क्या कर सकता हूँ मैं? सिग्निफिकेंट गैप प्लस बेस कैंडल ले सकता हूँ या कौन सा पैटर्न ले सकता हूँ? सिंपल बोल सकता, टोटली शो हो रहा है डीबीआर पैटर्न। ठीक है। इसलिए क्लास में ऐसे इश्यूज मेरे को लाने होते हैं ताकि किसी कैंडिडेट का अगर टेंशन भी हट रहा हो ना तो वापस उसको ट्रैक पे लाया जा सके। ठीक है। अब मान लीजिए जब भी आपको ऐसा फॉर्मेशन मिले, आपको नॉर्मल मार्किंग ही करनी है, डेट एज यूजल, कि ये कैंडल अब मेरे पास में एक्सप्लोसिव कैंडल होगी। ठीक है। मेरे पास भी शायद इसका एग्जाम्पल भी होगा, यही होगा। ये वही रहा बेस कैंडल, दिस पॉइंट। अब इस बेस कैंडल के बाद में मेरे पास में कौन सी कलर की कैंडल है? एक्साइटिंग कैंडल। ठीक है। अब मान लीजिए ये एक रेड कलर की कैंडल है, लेकिन 1 2 3 4 5 फाइव बेस कैंडल का जोन है। उसके बाद में ये है। अगर नॉर्मली इस कैंडल के फॉर्मेशन की बात करूँ, ये कैसे बनता? Like this। तो ये कौन सी कैंडल हो गई? एक्सक्लूसिव। तो इसकी मार्किंग कौन करके बताएगा मुझे? इसकी मार्किंग कैसे होगी? हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल, लोएस्ट वीक ऑफ द एंटायर। तो ये एकदम डीबीआर पैटर्न। अब इसमें एक छोटा सा लॉजिक बताऊं मैं आपको, कि जब भी आपके पास में सिग्निफिकेंट गैप के साथ में कैंडल्स हो, तो ट्राई करना कि मार्केट वहां से थोड़ा अप ही निकले, पूरा डाउन ना आए। अगर डाउन आए, हल्का सा डाउन आए, और वापस से उसकी जो फॉर्मेशंस हैं वो ऐसी ही होनी चाहिए। अब ऐसी लॉजिक आपको निकालने होंगे। अब इसका पर्टिकुलर कोई रूल्स नहीं है, ये चीज एक्सपीरियंस के साथ में आपके साथ में आएगी। कि मान लीजिए कभी कभी मार्केट वापस से डाउन आ गया, तो हमें लगेगा कि ये जो हुआ है ये सब फेक हुआ है, मतलब एक्चुअल बाइंग नहीं हुई, रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए हुई है। ठीक है। मान लीजिए ये मार्केट यहाँ पे आया और वापस अगर ऐसे चला गया, तो हम कह सकते हैं कि यस, एक प्रॉपर बाइंग सेटअप बना है। इस पे बना होगा वीकली, राइट? तो आगे जाके हमें धीरे धीरे साइकोलॉजी कुछ और भी पॉइंट्स ऐड करने होंगे। अब मैं बात करता हूँ आपके सामने, अब आप लोग मुझे बताएंगे गाइस, क्या यहाँ पे मेरे पास में कोई सिग्निफिकेंट गैप के साथ में है क्या जोन, डिमांड जोन या फिर सप्लाई जोन? बताएं, क्या यहाँ पे कोई जोन दिख रहा है आपको? यस, ये वाला पॉइंट। बेस कैंडल के साथ में ये भी एक्सप्लोसिव होगी। 1 2 3 4 5 बेस कैंडल। कितनी कैंडल है? 5। तो मैंने बताया था कि 5 बेस कैंडल हम ले सकते हैं। अब यही जब नेक्स्ट वीकेंड में पढ़ाऊंगा ना, ये 5 बेस कैंडल के कॉन्सेप्ट ही हटा दूंगा मैं। ठीक है। क्योंकि अभी मेरे को आपको सिखाना है, जब तक आप प्रॉपर जोन मार्क करना सीखोगे ना, तो आपको मेरे को हैबिट में लेके आना है। अगर मैं आपको सीधा बोल दूंगा इस 5 जोन पे फोकस मत करो, आप फोकस करो 3 पे, तो क्या करोगे? आपको वो चीजें बहुत कम मिलेगी, और कम मिलेगी
तो आपकी प्रैक्टिस कम होगी। मैं चाहता हूँ कि एज मच एज प्रैक्टिस करो। 8 बेस कैंडल भी मिल रही है, मार्क करो। कौन सा हम उसको ट्रेड कर रहे हैं? समझ रहे हो मेरा लॉजिक कहने का, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आई जस्ट वॉन्ट कि आप प्रैक्टिस करो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 5 बेस कैंडल ले लो, 6 बेस कैंडल ले लो। क्योंकि अगर 8 8 बेस कैंडल बोल दूंगा तो आपको जोन जल्दी से मिल जाएंगे। तो 4 से 5 वाले में क्या होता है कि इजीली फाइंड आउट भी है और नहीं भी है, थोड़ी सी मेहनत करनी भी पड़ती है। ठीक है, तो इसकी मार्किंग होगी ऐसे। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है, सिग्निफिकेंट गैप वाला। बहुत इजी है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। ठीक है, अब देखो सप्लाई जोन। बेस कैंडल के बाद में बेस कैंडल और उसके बाद भी एक एक्साइटिंग कैंडल, तो इसकी मार्किंग कैसे होगी? पहली ऐसे मार्किंग होगी और दूसरी मार्किंग होगी ऐसे। यहाँ पे भी फॉर्मेशन है, तो इसकी मार्किंग होगी ऐसे। आगे वाले चैप्टर में इसकी मार्किंग कराऊंगा ऐसे। अगर मैं अभी से कर दूं ना, तो आप तीसरी क्लास में पूछने लग जाओगे सर क्यों। तो मेरे पास में अभी 6 7 क्लास तक का आंसर ही नहीं होगा इसका मेरे पास में। इसलिए इसको मैं फोकस करवाता हूँ 7th क्लास के अंदर, कि यहाँ पे क्यों। क्योंकि आप भी प्रैक्टिस करेंगे, जोन देखेंगे, टूटेंगे। आप पूछेंगे सर जोन क्यों टूटा, उन सब चीज का आंसर जो मेरे को देना है ना। क्वेश्चन ही रेज नहीं होना चाहिए। जब जब परफेक्ट टाइम पे क्वेश्चन रेज होगा, परफेक्ट आंसर आपको मिलेंगे। ठीक है, अब आप लोगों का होमवर्क क्या है? इन 5 दिन के अंदर आपको किसी भी स्टॉक को उठाना है, उसकी प्रॉपर मार्किंग करते हुए चलनी है। किसी स्टॉक्स में डिमांड जोन मिल रहा है, मार्क करना है। सप्लाई जोन करना है, मार्क करना है, ग्रुप में शेयर करो। ठीक है, नहीं मिल रहा है, लीव इट। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं है कि सर क्यों नहीं मिल रहा, ये आंसर नहीं आना चाहिए क्यों नहीं मिल रहा। वही नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, इसका आंसर मेरे पास ही यही होगा। नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा। जरूर थोड़ी कि आपके लिए चार्ट पे पैटर्न बनाए जाएंगे। नहीं मिल रहा है, छोड़ दो, हमारे पास में बहुत सारे चार्ट है। ठीक है, अब गाइस आप लोगों से क्वेश्चन है, कैन आई टेक दिस सप्लाई जोन और नॉट? बताएं, और सबको आंसर करना है। आपके पास में 1 मिनट है, क्या मैं सप्लाई जोन को मार्क कर सकता हूँ? यस, ये ऑलरेडी टेस्टेड है। ठीक है, ठीक है, और क्या मैं इसको ले सकता हूँ क्या? एक कॉन्सेप्ट समझने के हिसाब से बताना चाह रहा हूँ। बेस कैंडल के बाद में बेस कैंडल है, तो ये एक्साइटिंग कैंडल है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इसकी मार्किंग ऐसे होगी। आने वाली क्लासेस में ऐसे उसका लॉजिक आने वाली क्लास में दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था सिग्निफिकेंट गैप का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मार्केट और न्यूज की साइकोलॉजी को। कि मार्केट की साइकोलॉजी और न्यूज की साइकोलॉजी क्या होती है। देखो भाई, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मान लीजिए आपने, आपके घर में कोई मेंबर है जिसकी आप शादी प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये शादी वाली बात सबसे पहले किनको पता होगी और सबसे लास्ट में किसको पता होगी? फर्स्ट फैमिली। ठीक है, और उसके बाद देन गेस्ट एंड रिलेटिव। ठीक है, चलो लास्ट में नेबर, बिल्कुल सही बात है आप लोगों की। चलो बात करते हो कॉर्पोरेट सेक्टर की। मान लीजिए आपका टीम लीडर रिजाइन करने वाला है, ये आपका मैनेजर, किसको पता होगा सबसे पहले? आपको भी पता नहीं होगा। HR। यस, परफेक्ट। मैनेजर एंड HR, बिल्कुल डायरेक्टर। और एज पर कॉर्पोरेट रूल्स, कोई रिजाइन देने जाता है तो उसको पता भी नहीं होता कि उसने रिजाइन दे दिया। नहीं, बाद में पता लगता है लास्ट के दिनों में। तो हमें क्या चीज समझ में आ रही है कि कोई भी मैनेजमेंट हो, कोई भी फैमिली का फंक्शन हो, सबसे पहले कोई भी बात जब आती है तो सबसे पहले उस, मैं कह सकता हूँ कि फील्ड में उसके जो प्राइम मेंबर्स होते हैं उनको पता होती है। फैमिली में कोई शादी की बात होगी, सबसे पहले माँ बाप को, फैमिलीज को पता होगी। फिर रिलेटिव्स पे जाती है बात, धीरे 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 करके दोस्तों तक पहुंचती है, राइट।
तो गाइस ये बताओ, अगर शादी की बात घर में चल रही है तो लास्ट सुनने वाला बंदा कौन है? आपने बताया गेस्ट एंड रिलेटिव्स। का पता लगता है जब शादी का रोका हो चुका होता है, सारे कार्ड बन चुके होते हैं, उसको बस कार्ड देने जाते हैं वो। और जबकि शादी की डेट और जिस दिन शादी तय होती है उसके बीच में डिफरेंस होता है 15 से 20 दिन का। उस 20 दिन में उसको पता नहीं होता कि इनके घर में शादी है, पर 20 दिन बाद पता लगता है इनके घर में शादी है। राइट? तो सेम, कोई भी न्यूज मार्केट में आने से पहले हम है लास्ट पर्सन। समझना इस चीज को, मैं कहाँ गाड़ी घुमा के लेके जा रहा हूँ। कोई भी मार्केट में कोई भी न्यूज आती है ना, तो हम है लास्ट पर्सन। ठीक है, सबसे पहले जाती है उसकी कंपनी के पर्टिकुलर टॉप मैनेजमेंट में। फिर धीरे 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 धीरे, जैसे आपने बोला ना, नेबर्स को काट जाता है, रिलेटिव्स को पता लगता है, दोस्तों को पता लगता है, ऐसे करके न्यूज सर्कुलेट होती है। और जब तक न्यूज हमारे पास में आती है तब तक ऑलरेडी गेम हो चुका होता है। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? फॉर एन एग्जाम्पल, एक फैब को हमेशा बजट आता है। ठीक है, अब क्या पॉलिटिशियंस को पता नहीं होता बजट में क्या आने वाला है? बताओ, क्या उनको पता नहीं होता कि इस बजट में क्या आने वाला है? राइट? सबसे लास्ट में कौन सुनते हैं? हम लोग। पहले पॉलिटिशियंस को पता होता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन को पता होता है कि बजट में क्या आने वाला है। राइट? और हमें सबसे लास्ट में पता होता है, और फिर हम क्या करते हैं, बजट के अकॉर्डिंग हमारे शेयर्स खरीदते हैं। तो गाइस, गेम तो पहले ही हो चुका होता है। मान लीजिए, एक मैं बात बोलता हूँ आपको, मैंने आपको कोई चीज बताई कि आप इस पर्टिकुलर लैंड में इन्वेस्ट कर लो, यहाँ पे 2 महीने बाद फ्लाईओवर अनाउंस होने वाला है, जिसकी वजह से आपकी जो लैंड की कीमत है ये बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ये बात सिर्फ मैंने आपको बताई। ठीक है, अब मान लीजिए मैं उस जेडीए के अंदर टॉप मैनेजमेंट बैठा हूँ, इसलिए मैंने ये बात आपको बता दी, आपने उस लैंड को परचेज कर लिया। ठीक है, फ्लाईओवर बन गया। अब मान लीजिए फ्लाईओवर बनने के बाद में या अनाउंस होने के बाद में कोई लैंड परचेज करने आता है, तो आप बताओ कि जब आपने खरीदी और अनाउंस होने के बाद की रेट में क्या फर्क होगा? थोड़ा बहुत तो फर्क होगा ना। ऊपर ही बिकेगी, इंक्रीज ही होगी। तो सेम, किसी भी न्यूज में आने से पहले सबके सब टॉप मैनेजमेंट्स को पता होता है कि क्या होगा, हमें अपनी पोजीशंस कैसे बनानी है। फॉर एन एग्जांपल, कंपनी के रिजल्ट आते हैं। ठीक है, कंपनी के रिजल्ट आते हैं। अब जब जिस दिन रिजल्ट अनाउंस होता है, क्या कंपनीज के ओनर्स को पता नहीं होता 1 महीने पहले ही? अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सुबह सुबह अकाउंटेंट आएंगे एक दिन में रिजल्ट बना के दे देंगे मार्केट में। नहीं है ना पॉसिबल। वो डेट अनाउंस करते हैं कि इतनी तारीख को रिजल्ट अनाउंस करेंगे, तो इसका मतलब जब वो डेट ऑफ अनाउंसमेंट है तो रिजल्ट बन चुका है कि क्या आने वाला है। हमें पता लगता है सबसे एंड में, और कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में, कंपनी के इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी पता होता है कि आज ये कंपनी प्रॉफिट में है या इस क्वार्टर लॉस के अंदर। तो वैसे ही वो अपनी पोजीशंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और हम क्या करते हैं कि जिस दिन रिजल्ट आता है ना, उस दिन स्टॉक को बाय एंड सेल करते हैं। राइट? सभी ने एक एक बार तो किया होगा अपनी लाइफ में कि अगर स्टॉक के रिजल्ट डाउन आ रहे हैं तो हम उसको बेच देते हैं, अच्छे आ रहे हैं तो उसको खरीद लेते हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ कि न्यूज की साइकोलॉजी को, इसको 8 चैप्टर के बाद में तो और अच्छी तरीके से ब्रीफिंग दूंगा मैं आपको कि कैसे हम उनके मैनिपुलेट से बच सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि मैनिपुलेशन जो होता है रिजल्ट के अंदर, उसका रीजन सिंपल सा बात है। क्योंकि हर कंपनी के बंदों को पता होता है कि जैसे ही हम बोलेंगे कि ये कंपनी इस क्वार्टर में लॉस में है, तो रिटेलर्स के मन में क्या आता है कि कंपनी डूब गई। रिटेलर्स सिर्फ एक कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट से जजमेंट कर लेता है कि कंपनी डूब गई, ये कंपनी में लॉस हो रहा है। ओवरऑल ग्रोथ कभी नहीं देखता वो। तो बहुत कम लोग हैं जो देखते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग ही अपनी पोजिशंस बना लेते हैं और मार्केट में खाते हैं लॉस। कभी कभी आपने देखा होगा, ये आपका एक्सपीरियंस रहा होगा कि जिस जिस स्टॉक के रिजल्ट खराब आते हैं वो स्टॉक जाता है अप, और जिसके रिजल्ट अच्छे आते हैं वो स्टॉक जाता है डाउन। किस किसने देखा है लाइफ में? ये क्यों होता है? सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए मेरे को अच्छे तरीके से पता है कि स्टॉक के रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं, ठीक है, तो मेरे को कब पता होगा? 1 महीना पहले। समझना आप, 1 महीना पहले मुझे पता होगा कि इस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक रिजल्ट अच्छे हैं, तो मैं पहले से ही उस स्टॉक को बाय कर लूंगा। किसी किसी भी बंदे के थ्रू बाय करवा सकता हूँ। ठीक है, जैसे ही 1 महीने वो शेयर तो ऊपर जाएगा जाएगा, जैसे ही मैं अनाउंस करूंगा रिजल्ट,
रिटेलर्स आएंगे, रिजल्ट अच्छा है, इन्वेस्ट करो। वो इन्वेस्ट करेंगे, वो वहां से एग्जिट लेंगे, क्योंकि एक बायर नीड्स ए सेलर। एक बायर को सेलर की जरूरत होती है, एक सेलर को बायर की जरूरत होती है। इसी कारण रिटेलर ट्रैप होता है। तो ध्यान रखना गाइस, मेरे को तो ये भी पता नहीं होता कि कंपनी के रिजल्ट कब आ रहे हैं। हाँ, बट ये है कि पढ़ाने के हिसाब से मेरे को बड़ी मुश्किल से निकालनी पड़ती है लिस्ट, ऑनेस्टली। क्योंकि मैं फोकस ही नहीं करता कि न्यूज में क्या हो रहा है। हाँ, कुछ न्यूज एक्चुअल होती है, उस पर जरूर फोकस करता हूँ, बट कुछ न्यूज ऐसी होती है जिसपे फोकस करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि न्यूज में क्या होता है कि 50-50% की एक्यूरेसी आती है, या तो ऊपर जाएगा या डाउन जाएगा, राइट। तो हमें क्या करना है कि मैं आपको बताऊंगा कि जो एक्चुअल न्यूज होती है वो कैसे काम करती है, और जो कंपनी के रिजल्ट्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो मैं आपको 2-3 लाइन बताता हूँ, ध्यान रखना। जब भी किसी बैंक में फ्रॉड होगा बड़े लेवल का, तो उस पर्टिकुलर स्टॉक में हलचल होगी, ठीक है। तो बैंक फ्रॉड्स में तो हलचल होती है, आरबीआई की पॉलिसी में बैंक निफ्टी में हलचल होगी, इंटरेस्ट रेट को लेके हलचल होगी, क्योंकि देश की इकोनॉमी डिपेंड होती है आरबीआई की इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कंपनी के रिजल्ट की। कंपनी के रिजल्ट से स्टॉक में सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन होता है, ठीक है। उससे हमें प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मान लीजिए कभी भी आप कभी ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपने सोचा कि मैंने इस स्टॉक को यहाँ खरीद रखा है, अब उस पर्टिकुलर बैंक में हजारों करोड़ों का घोटाला हो गया, तो यस, वो बैंक डाउन आएगा कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए डाउन आएगा। तो ऐसे केस में आपको डिसीजन लेना होगा। आपको कभी भी अपना डिसीजन कंपनी के रिजल्ट, जो क्वार्टरली के रिजल्ट आते हैं, उसके बिहाफ पे नहीं लेने, क्योंकि रिजल्ट हर बार अप एंड डाउन होते हैं, ठीक है। कम बैंक के फ्लोर्स में आपको अपना डिसीजन मेकिंग मानना पड़ेगा। किसी कंपनी के सीईओ के रिजाइन पे आप 50-50% का चांस ले सकते हैं, पर उसके अंदर में मैं हम ये देखेंगे कि जब वो सीईओ रिजाइन हो रहा है, वो किस पॉइंट पे हो रहा है, और हम किसी स्टॉक को जो बाय करने वाले हैं वो किस पॉइंट पे बाय करने वाले हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बेनिफिट भी साबित हो। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का के बंदे ने, यहाँ स्टॉक चल रहा है, अब मान लीजिए हमने बोला कि हमारा डिमांड जोन तो डाउन साइड में बना हुआ है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं कुछ भी मार्क कर देता हूँ ऐसे, कि भैया मेरा जो डिमांड जोन है उसका पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को वेट करना पड़ेगा ना इस पॉइंट पे आने के लिए स्टॉक को, क्योंकि हमें तो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म होने के बाद ही हम एंट्री लेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे किसी सीईओ ने डिजाइन दिया, तो वो हमारे लिए अच्छी बात क्या होगी कि स्टॉक फटाफट से हमारे एरिया में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो हम ऑलरेडी बाय नहीं करने वाले थे, राइट। अब मान लीजिए हमने किसी स्टॉक्स में यहाँ पे एंट्री ले ली, तो ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। अब किसी सीईओ ने मान लीजिए उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर एंटर होता है, नया सीईओ आता है कंपनी में, तो यहाँ से स्टॉक शूट होगा, तो हमारे लिए और प्लस बेनिफिट की बात होगी। तो इन चीजों के साथ में कैसे डील करनी है, क्लास बाय क्लास हम समझते रहेंगे। पर अभी मैं बात करता हूँ साइकोलॉजी की। पहले मैं बात करता हूँ सबसे पहले, पंजाब नेशनल बैंक के साथ में सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ था 14,000 करोड़ का। किस किस को याद है नीरव मोदी का? अब 14,000 करोड़ की जो न्यूज है वो तो एक्चुअल है, समझ में आती है। जैसे मैंने आपको बताया बैंक फ्रॉड हुआ है, 25/2/2018 को हुआ पंजाब नेशनल बैंक में। तो देखते हैं क्या हुआ उसमें। पीएनबी, क्या डेट थी ये? 2018, 2022, 19, ये 18, 25 जनवरी, फैब, हाँ, ये ये थी 25 जनवरी, ठीक है। ये 25 जनवरी कैंडल है जिस दिन फ्रॉड हुआ, ठीक है। अब आप देखोगे गाइस, इस दिन फ्रॉड हुआ है, बट स्टॉक ऑलरेडी यहाँ से ही डाउन आने स्टार्ट हो रहा है। एक पॉइंट पे हमने यहाँ पे स्टॉक बेचेंगे, ये मैं बताऊंगा कैसे आगे आने वाली क्लास में, ठीक है। हम इस स्टॉक में अगर होते, मान लीजिए किसी भी पॉइंट से, तो हम यहाँ पे एग्जिट करके बैठ जाते। हमें पता था कि यहाँ पे एक सेलिंग एरिया है। देखो मैं आपको सेलिंग एरिया मार्क करके, हाँ, देखो, ये हमारा सेलिंग एरिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अभी टेस्टेड है, ऐसे देखना है आपको, मैं पहले की पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपकी, ठीक है। ये मेरा सेलिंग का एरिया है, ठीक है।
अब मुझे पता है कि सेलिंग के एरिया में हमें स्टॉक को बेचना होता है, हमारे टारगेट पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ से स्टॉक्स के डाउन आने के स्टार्ट है। मान लीजिए आपने इस स्टॉक में एंट्री कर रखी है इस वाले पॉइंट से, बिना बेस कैंडल वाले से। ठीक है। अब आपने यहाँ एंट्री ली तो यहाँ तो आपका एग्जिट पॉइंट है ही 215 पे। इस पॉइंट पे आपका एग्जिट पॉइंट है। ठीक है। तो अब आप देखो, ये था हमारा एग्जिट पॉइंट, जो मैं बता रहा था अभी, कि जब हमारा एग्जिट पॉइंट यहाँ है तो हमने स्टॉक को तो 215 पे ही बेच दिया। ठीक है। हमने हमारे स्टॉक को यहाँ बेचा। ठीक है। उसके बाद में अब हमें पता है कि स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट होगा वो किस पॉइंट पे होगा। ठीक है। ये मैं जब कह रहा हूँ, जब आपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया हो। ठीक है। मैं आपको एक सिनेरियो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वैसे ही वो डिमांड जोन था उस एरिया से बात करके सप्लाई जोन आपको पता है कैसे मार्क होता है। सेलिंग एरिया में हमें टारगेट बुक करना होता है। तो यहाँ पे हमने टारगेट बुक किया पीएनबी में। इस दिन न्यूज आ रही है। ठीक है। अब हमें तो टेक्निकली ऑलरेडी हम तो इस लेवल पे एग्जिट हो चुके हैं। तो इस न्यूज का हमारे ट्रेडिंग में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बैंक में 14,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ है तो देखो स्टॉक तो डाउन आना बनता है ना। 200 रुपए का स्टॉक कहाँ तक आ गया था एक बार के लिए, यहाँ तक 62 तक। फिर वापस से अब गया। उसके बाद तो ये कोरोना टाइम में 15 रुपए के आसपास भी डाउन आ गया था। अगर मैं कोरोना से पहले की बात करूं तो एक बार तो 60 रुपए आ गया था 200 रुपए का स्टॉक। बट अगर मैं बात करूं कि हमारे ट्रेडिंग में कुछ फर्क पड़ा, नहीं। क्योंकि हम स्टॉक से एंटर होने के बाद में न्यूज आई। ठीक है। तो बैंक फ्रॉड की न्यूज है। यस। एक्चुअल न्यूज होती है, ये काम करती है। तो इस केस में स्टॉक्स डाउन आता है। सेकंड, एक और स्कैम हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा का, ब्लैक मनी का। 6100 करोड़ का स्कैम था ये। ठीक है। 15 अक्टूबर 2015 को, बीओबी का, बैंक ऑफ बड़ौदा। 15 अक्टूबर 2015। ठीक। ये देखिए, अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, ये वाली डेट थी। ये वाला डेट। मान लीजिए ये स्टॉक यहाँ से था डाउन, इस पॉइंट से। ठीक है। अब हमें पता है कि मेरे को इस पॉइंट पे एंट्री लेनी है। आप तो यहाँ का वेट कर रहे हो। और मान लीजिए स्टॉक इस पॉइंट पे चल रहा है, जैसे मान लीजिए आपने इसको बोला कि मेरे को इस पॉइंट पे एंट्री लेनी है यहाँ पे। मैं वीकली पे आपको पिक्चर दिखाता हूँ, अच्छी समझ में आएगी। और आपके पास में न्यूज आई कि बैंक ऑफ बड़ौदा में इस पॉइंट पे कि 6100 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। अब आपको पता है मेरे को तो यहाँ वेट करना पड़ेगा, तो इस न्यूज का बेनिफिट क्या हुआ कि जैसे ही न्यूज ने मार्केट को डाउन लेके आया, तो ये मेरे एरिया के अंदर लेके आ गया, और जैसे मेरे एरिया में प्राइस आई वापस से चली गई। तो कभी कभी न्यूज हमारे लिए बेनिफिट तो साबित होगी कि जिस पॉइंट का मैं वेट कर रहा हूँ वो फटाफट से उसको उस एरिया में लेके आ जाएगी। कितने ही बड़े बड़े फ्रॉड हो जाए, बैंकों को इतना फर्क नहीं पड़ता। ये रिकॉर्ड है, उठा के देखना। आपका भी यही काम होगा कि आपको हिस्ट्री उठा के देखनी है। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ किसी सीईओ के रिजाइन की। अभी राजेश गोपीनाथ जी ने रिजाइन डाल रखा है टीसीएस में, 16 मार्च को डाला था, जिसका इफेक्टिव है 15 सितंबर को, कंपनी छोड़ देंगे। 16 मार्च 2023 को ये न्यूज आई थी टीसीएस की। इसी साल की बात है। 16 मार्च। हाँ। 16 मार्च हो गई ये वाली डेट। ठीक है। ये वाली डेट। अब किसी कंपनी का सीईओ ने रिजाइन दिया है, तो आप एज ए रिटेलर क्या सोचोगे, पहले तो ये बताओ कि टीसीएस के सीईओ ने रिजाइन दिया है। बताओ। अगर किसी कंपनी के सीईओ ने रिजाइन देते हैं तो मार्केट या वो पर्टिकुलर, अरे रीजन छोड़ो ना, रीजन मुझे भी नहीं पता क्यों रिजाइन दिया है, लीव इट द रीजन। मतलब मान लीजिए आपने किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, कोई भी एक्सवाइजेड रीजन से आप रिजाइन कर रहे हो और आप बैठे हो कंपनी के सीईओ की डेजिग्नेशन में, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ना। तो रिटेलर क्या सोचेगा कि इस कंपनी के सीईओ ने रिजाइन दिया है तो ये टीसीएस तो अब तो डाउन जाएगा। यही सोचोगे ना नॉर्मल, अगर आप देखा जाए तो एज ए रिटेलर की सोच बता रहा हूँ मैं आपको। बट हुआ क्या गाइस, स्टॉक वापस घूम के अब चला गया। कौन ट्रैप हुआ? रिटेलर्स। क्योंकि अब इसको ध्यान से समझना, 16 मार्च को ये न्यूज आई है कि गोपीनाथ जी रिजाइन दे रहे हैं। अब इससे पहले का स्ट्रक्चर देखो आप।
स्टॉक तो यहां से ही डाउन आना स्टार्ट हो गया था, इस पॉइंट से, 3500 3600 से। तो उनके पास में अगर टीसीएस की होल्डिंग होगी ना, तो उन्होंने पहले से ही काटना स्टार्ट कर दी। और जैसे ही उन्होंने रिजाइन दिया, कंपनी के इन्वेस्टर्स को पता था कि रिटेलर्स बेचेंगे, वो वापस स्टॉक को खरीद देंगे। तो ऐसे होता है ट्रैप। अब देखो, टीसीएस के सीईओ साहब रिटायर्ड हुए, इस स्टॉक में फर्क नहीं पड़ा। अब वहीं मैं बात करता हूँ इन्फोसिस के सीईओ की। अब इन्फोसिस के सीईओ कब रिटायर्ड हुए थे, प्रेसिडेंट, ये हुए थे 11 मार्च 2023 को, न्यूज आई थी 11 मार्च 2023 को। फरवरी, मार्च, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही इनके सीईओ रिजाइन होते हैं, तो ये स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया। तो मतलब किसी एक कंपनी का सीईओ रिटायर्ड हो रहा है तो मार्केट उल्टा जा रहा है, राइट। और किसी दूसरी कंपनी का सीईओ रिजाइन हो रहा है तो मार्केट डाउन आ रहा है। तो इस स्टॉक की मैनिपुलेशन का कोई पता नहीं लगा सकता कि एक्चुअल में होगा क्या। हमें फोकस करना पड़ेगा हमारे सेटअप की तरफ, कि मान लीजिए अगर हमारा सेटअप बेस्ट है, तो हमें तो सिर्फ उसी पे फोकस करना है, चाहे कंपनी का सीईओ रिजाइन दे, चाहे कंपनी में सीईओ एंटर हो। क्योंकि हमें पता नहीं लगता कि उस स्टॉक में क्या हो। या तो आप सबसे बेस्ट उस स्टॉक में डील ही मत करो, ठीक है। और डील करते हो, बट मेरे लिए मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर इस पॉइंट पे कोई सीईओ रिजाइन दे रहा है, तो मुझे पता है कि यहाँ से अगर रिटेलर्स, मैं खुद चाहता हूँ कि रिटेलर ट्रैप हो, ठीक है, तो मेरे को भी यहाँ पे खरीदने का मौका मिलेगा। तो ये चीज हमारे लिए बेनिफिट साबित होती है। अब मैं बात करता हूँ कंपनी रिजल्ट्स की। अब देखो कंपनी के रिजल्ट है ये, जिसमें नेट प्रॉफिट इसमें 47 करोड़ का इनको लॉस हुआ है, इसमें 296 करोड़ का लॉस है। ये सब की कौन से मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं, वर्स्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। अब इनको आपको क्या करना है, चेक करना है इनकी डेट। डेट यहाँ मेंशन है अगस्त, जैसे इसका रिजल्ट आया है 10 अगस्त को। अब फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई भी मैं स्टॉक्स उठा लेता हूँ, जैसे कि रिलायंस इंफ्रा, मान लो 11 अगस्त को इसका रिजल्ट आया है, 495 करोड़ का लॉस है रिलायंस इंफ्रा को। अभी अगस्त ही चल रहा है, रिलायंस इंफ्रा को 10 अगस्त को रिजल्ट आता है, इसको 495 करोड़ का लॉस है, ठीक है। 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त, तो स्टॉक क्या आ रहा है, डाउन, ठीक है। आपको चीजें ट्रैक करनी है। अब मान लीजिए कोई भी आप रैंडमली उठा लीजिए, जैसे 3i इंफोटेक का भी स्टॉक है, 3i इंफोटेक। इसका रिजल्ट आया था 28 जुलाई को, 16 करोड़ का लॉस। 28 जुलाई, 17 जुलाई, 28 जुलाई, ठीक है। अब लॉस हुआ है, तो स्टॉक कहाँ जाना चाहिए था, डाउन, ठीक है। और स्टॉक रिजल्ट कब आते हैं, 3:30 बजे बाद, मतलब कि 28 तारीख को 3:30 बजे के बाद में रिजल्ट आया, तो 29 तारीख को तो नीचे जाना चाहिए ना। स्टॉक कहाँ तक हाई लगा के आया, देखो यहाँ तक, पहला हाई लगा दिया, उसके बाद में डाउन आ गया। क्यों? क्योंकि आप देखो, बिना बीच कैंडल वाला डिमांड जोन था। मैं तो खुद बैठा हूँ यहाँ पे, यहाँ मिल गया मुझे स्टॉक, ये देखो। अगर एक दिन की बात करूं, तो इसने एक, अगले दिन जहां गिरना चाहिए था, वहां इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 12% चला। तो ट्रैप हुए ना रिटेलर। तो आपको क्या करना है, मैं आपको ये लिंक सेंड करूंगा, इन सारी कंपनी के रिजल्ट निकाल कर देखने हैं। ये जरूरी है, करना जरूर। जी मीडिया का स्टॉक है, ठीक है, ये भी लॉस में था, बट ये भी भागा। तो ये कंपनी की जो लिंक है, मैं आपको सेंड करूंगा। और आपको देखना है कि उस पर्टिकुलर डे क्या हुआ, ताकि आपका ब्रेन से चीजें निकले कि हाँ, न्यूज हमें ट्रैप करती है। पीवीआर आइनॉक्स की मैं बात करता हूँ, तो इसको लॉस था 82 करोड़ का, 1 तारीख को रिजल्ट आया था इसका, 1 अगस्त, ठीक है। अब किसी कंपनी को गाइस लॉस हो, तो वो ऊपर कैसे जा सकता है, बताओ, लॉस होने के बाद भी। तो इंस्टीट्यूशंस को पता होता है कि रिटेलर्स को कैसे ट्रैक करना है, ठीक है। ये तो है वर्स्ट परफॉर्मेंस, ये है बेस्ट परफॉर्मेंस, कि किसी कंपनी के बेस्ट परफॉर्मेंस आने के बाद में उस स्टॉक में क्या हुआ, क्या वो डाउन आया है, क्या वो चला है, ये चीज आपको देखनी है, ठीक है। अब मान लीजिए आप, बीएससी तो ऑलरेडी अच्छा चल रहा है, इसके रिजल्ट भी अच्छे आए थे। इसके रिजल्ट आया था 9 अगस्त को,
9 अगस्त को इसका रिजल्ट आया। अब ध्यान रखना कि रिजल्ट मैंने बताया 3:30 बजे बाद आते हैं, ठीक है, मैक्सिमम आप देखना। तो 10 अगस्त को स्टॉक कहाँ जाना चाहिए था? अब क्या हो गया? रेड कलर कैंडल फॉर्म हो, बताओ। ये तो सब आपके आंखों के सामने दिखा रहा हूँ मैं चीजें। किसी भी स्टॉक्स को उठा लो आप रैंडमली। जैसे महिंद्रा लाइफ, इसमें 29 करोड़ का लॉस है, इसमें 112 करोड़ का लॉस है, इसमें मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस देखते हैं। टाटा पावर को 790 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। देखते हैं टाटा पावर में क्या हुआ। आपको ये प्रैक्टिस करनी है गाइस। ये जरूरी है आपको ये देखने के लिए कि न्यूज हमें कैसे मैनिपुलेट करती है। 9 अगस्त, अब बताओ, 9 अगस्त को प्रॉफिट हुआ, ये स्टॉक भागा ही नहीं, सिर्फ यहाँ से यहाँ पे ही बैठा है, साइडवेज बना दिया इस स्टॉक को, ठीक है। तो आपको भी यही प्रैक्टिस करनी है कि पर्टिकुलर स्टॉक के रिजल्ट आ रहे हैं तो स्टॉक्स में क्या छेड़छाड़ हो रही है, ताकि आपका माइंड को ये पता लगे कि हाँ, कि न्यूज हमें ट्रैप करेगी। मैं चाहता हूँ कि ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाए कि न्यूज आपको ट्रैप करेगी, तो आप रूल्स पे फोकस करोगे। तो मेरे को पता है कि मेरा अगर बाय करने का पॉइंट यहाँ पे है, तो मैं यही बाय करूंगा, ठीक है गाइस। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि न्यूज आर फेक, क्योंकि हम सबसे लास्ट बंदे होते हैं सुनने वाले। बट कुछ न्यूज एक्चुअल होती है, कोरोना की न्यूज भी एक्चुअल होती है, किसी भी बैंक के जो फ्रॉड्स होते हैं वो एक्चुअल न्यूज होती है, उसका प्रभाव पड़ता है मार्केट में। मैं बात करूँ आरबीआई की इंटरेस्ट रेट का, उसका भी प्रभाव पड़ता है, बजट का भी प्रभाव पड़ता है, बट पहले से ही बना ली जाती है पोजिशन। बजट वाले दिन ट्रेडिंग करके देखना कितना भयंकर मैनिपुलेशन होता है। आई डू नॉट प्रिफर टू ट्रेडिंग ऑन द बजट डे, इवन आई डू नॉट एज वेल, ठीक है। तो किसी भी स्टॉक्स के रिजल्ट आ रहे हैं, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें फोकस करना है हमारी स्टडी पे, ठीक है गाइस। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। अगर किसी को डाउट्स है तो मुझे बता दें, एंड इसका जो लिंक है मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा अभी। तो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस पे जाना है और वर्स्ट परफॉर्मेंस पे जाना है, और देखना है कि जिस जिन स्टॉक्स के रिजल्ट डाउन आए हैं उसमें क्या हुआ, और जिसके अच्छे आ रहे हैं उसमें क्या हुआ। तो आपके पास में एक समरी होगी न्यूज को लेके, क्योंकि आप न्यूज पे डिपेंड होके ट्रेड करना बंद कर देंगे ऑटोमेटिकली। तो गाइस बताएं, किसी को डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन, तो यू कैन आस्क मी। ठीक है गाइस, फिर हम ये सेशन यही एंड करते हैं। मैं लिंक आपको सेंड करता हूँ, जस्ट गो ऑन द लिंक, चेक द कंपनी रिजल्ट, और देखो फिर उस स्टॉक्स में क्या हो रहा है। जैसे ही आपको एक एक दिन तो छोड़ो, 2 घंटे में आपका माइंड सेट चेंज हो जाएगा न्यूज की ट्रेडिंग को लेकर। मैं चाहता हूँ न्यूज की ट्रेडिंग अब आप अवॉइड ही करो। आप देखोगे 40-50% बार तो पॉजिटिव रिजल्ट है और 40-50% बाद नेगेटिव है, तो इसमें तो आप फंस जाओगे, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि कौन सा नंबर कब आएगा, राइट। ठीक है गाइस, तो टिल देन टेक केयर एंड बाय।